हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फ्री का ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत का चैप्टर 2, जो है कि जो जिसका नाम है बचपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी, और बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजा जीजी कहकर पुकारते हैं। अर्थात यहाँ पे जो लेखिका है, उस लेखिका ने अपने बारे में यानी कि अपने बचपन के बारे में इस कहानी को उन्होंने बताया है। तो उन्होंने पहले ही 2 लाइन में जो ये कहा है कि आप हमें दादी भी, मतलब तुम मुझे तुम्हारी दादी भी कह सकते हो। यानी कि किसी की वो दादी भी लग सकती है, किसी को कोई नानी भी समझ सकता है, कोई उन्हें मौसी भी समझ सकता है। उसी तरह से उन्होंने अपने आप को संबोधित किया है इस चैप्टर में। उन्होंने अपने बचपन को इस चैप्टर में बताया है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। यानी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनके पहनने का तरीका, उनके कलरों का चॉइस का जो वो था, उनके कलर चॉइस जो थी वो सब अलग होने लगी। होता है ना, हम जब बचपन में छोटे होते तो हम सभी तरह के रंग बिरंगे पहनते, फिर एक एज का पड़ाव ऐसा आता है कि हमें सिर्फ हल्के रंग के ही कपड़े पसंद आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे वही बात कही है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी कि बचपन से लेके उन्होंने अपने बड़े होने तक का जो पहनावा उनका था, उन्होंने वहाँ यहाँ पे सभी का वर्णन किया है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। होता है ना, हम लोगों को जब हम कोई खास कपड़ा पहनते थे बचपन में, वो हमें अभी तक अपने बड़े होने के बाद भी हमें वो याद है, क्योंकि वो हमें पसंद होता था, इसलिए हमें वो चीज़ याद होती है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दोनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। हाँ, हमने भी अपने बचपन में ऐसे ही पहना है। हमारी मम्मी भी हमें ऐसी ही फ्रॉक पहनाया करती थी, और हमारे बालों को जब चोटियाँ बनाती थी उसमें रिबन लगा दिया करती थी। तो ये कहानी पढ़ते हुए हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फंक टकी थी। 2 टूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मतलब ये कॉम्बिनेशन उन्होंने अपने पहनावे का बताया, जो वो ड्रेस को अपने बचपन में पहनती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। कहते हैं ना कि अगर हम बचपन से ही अपना काम खुद से करना सीखते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को वो काम भी करना आ जाता है। दूसरा, हम किसी पे डिपेंड भी नहीं हो सकते। अगर हम नौकरों पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो हम वो काम खुद नहीं करेंगे, और नौकरों पे डिपेंड रहेंगे तो नौकर टाइम से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा वो काम अधूरा रह जाएगा। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धोने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़े तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब नए जूते पहनते हैं तो आप सभी को पता है कि नई नई चीज़ चुभती है, तो उसी तरह से जूते भी पैरों में चुभते थे, तो उनसे क्या होता था, छाले हो जाते थे। यहाँ पे लेखिका ने वही वर्णन किया। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है सर। शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध लगती। छोटे सी से उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो शनिचर यानी कि सैटरडे का जो दिन था, उनको यहाँ उन्होंने ये बताया कि सैटरडे वाले दिन उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल बिना पीना पड़ता था। यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। शनिवार को सुबह से ही उन्हें अपनी नाक में इस ऑयल को पीने के बाद गंध आती थी। ठीक है, उन्होंने ये बताया।
छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, यानी कि छोटे शीशे के गिलास होते थे जिसमें कितनी खुराक हमें डालनी है और कितनी हमें पीनी है, उसमें एक निशान बना दिया जाता था। तो वो उन्होंने यही बताया और उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, यानी कि उन्हें उल्टी आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि तुम्हारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। यानी कि ग्रामोफोन तो बच्चों आप सभी जानते होंगे, जैसे हम आज के नए ज़माने में टेप रिकॉर्डर सुनते हैं और लेटेस्ट ज़माने में तो सब चीज़ लेटेस्ट ही हो गई हैं, हम ऑनलाइन ही सब कुछ सुनते हैं। पर उस टाइम में ग्रामोफोन हुआ करते थे जिनके ज़रिए वो संगीत को सुना करते थे। ठीक है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है कचौड़ी समोसा, यानी कि उनकी जो कुल्फ़ी थी वो आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गई हैं, शहतूत और फाल से खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। यानी कि उन्होंने अपने बचपन के खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वर्णन किया है। उनके टाइम में कुल्फ़ी मिलती थी तो आज आइसक्रीम हो गई हैं, कचौड़ी समोसा मिलता था तो आज वो पेटीज़ में बदल गई हैं। शहतूत और फाल से, शहतूत एक तरह का फल है और फाल से भी एक तरह का फल है, और खसखस के शरबत ये भी एक तरह का खसखस का शरबत, जो आज हम कोक और पेप्सी के उनके बदले में इन चीज़ों को पीते हैं। जबकि उस टाइम पे हम ये चीज़ें अगर आज भी पीते जो चीज़ उस टाइम पे, तो शायद हम लोग भी थोड़े से हेल्दी होते। इन दिनों कोक नहीं, लेमनेड मिंटो मिलती थी, यानी कि एक तरह का आप बोल सकते हैं ना सोडा टाइप कुछ, वो मिलती थी ड्रिंक। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। होता है ना, एक भाई हम जैसे 3-4 भाई बहन हुए तो एक की ड्यूटी ये है, एक की ड्यूटी ये है, एक की पेरेंट्स ऐसे हमें डिवाइड कर दिया करते थे हमारी ड्यूटीज़ को। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। हमारा घर मॉल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, यानी कि एक चढ़ाई चढ़ के उतरते और सीधे मॉल पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू में हमने हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक हुआ रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साई बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। यानी कि वो अपने चॉकलेट को एकदम से नहीं खाती थी, उनकी ये आदत थी कि वो रात को ही आराम से जब सोएंगी उसी टाइम वो उस चीज़ को मज़ा ले लेकर खाती हुई सो जाएंगी। ये होता है ना, सब में एक अलग अलग हैबिट होती है, वो अपनी हर चीज़ खाने की चीज़ को अलग अलग स्टाइल से इंजॉय करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लेखिका ने बताया है। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, एकदम लाल, कुछ गुलाबी और रस भरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिचल के उतार कर मुँह में। चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, हाँ चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह आज भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम इन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। हाँ, ये होता अपने टाइम में हर किसी के कोई ना कोई ऐसा गाना चलता है जो बच्चों को वो ज़बानी याद रहता है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी। खाते जाओ चलते जाओ, ये वाला हिसाब था। छुटपुट में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी थी। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम न जाने क्यों घोड़ों को कुछ करमत करके दिखाते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर भी कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़
ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि जो गिरजाघर के सामने देखते थे तो सूर्यास्त यानी कि सूर्य क्या हो रहा है, अस्त होता हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। जब सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है, सूरज की जो लालिमा की धारियां होती हैं, किरणें होती हैं, वो लालिमा का रूप ले लेती हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने इन दिनों कुछ दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खम्बा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। बड़ा ही अद्भुत। आजकल हम जानते हैं ना, हम जब मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं, ये उसी तरह का मॉडल का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है अपने बचपन के टाइम में, जो उन्होंने एक कहाँ पर देखा था, एक शोरूम में। ठीक है। पिछली सदी तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा पंख फैलाकर। यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी जब हम बच्चा, हमने कभी कभी, आपने लोगों ने भी देखा होगा, जैसे हम किसी भी चीज़ में, किसी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं तो हम आकाश में अगर देखते हैं तो हमें लगता है शायद वो पक्षी की स्पीड से ज़्यादा हम लोग दौड़ रहे हैं, या हम लोगों से ज़्यादा उस पक्षी की स्पीड है। होता है ना वो इमेजिनेशन। तो यहाँ पे जो लेखिका है, उन्होंने भी अपने बचपन में कुछ इस तरह की इमेजिनेशन की है। उन्हें उसी चीज़ का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। दिखता है कि भारी भरकम पक्षी उड़ जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो यह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह एक दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहता। मैं अपने आप की इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा होगा क्या। कहते हैं ना बच्चों की आंखें हमारे लिए क्या होती है, एक नेचुरल गिफ्ट है भगवान का। तो इनको केयर करना भी हमारा ही क्या है, हमारी ही जिम्मेदारी है। यानी कि हमें अपने आँखों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमें पता है कि हमें दिन की रोशनी में ही ज़्यादातर वो काम करने चाहिए जो हमारी आँखों पर कम असर डालें। यानी कि अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमें लाइट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। रात को अंधेरे में पढ़ेंगे तो उस तरह से हमारी आई साइड वीक हो जाती है। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि उसने मुझे ताना मारा और उसने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा। पर उसको उन्हें मतलब ये बात सुन के बुरा भी नहीं लगा, पर उन्होंने उस बात के लिए कहा भी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया क्या भी। तब की बात थी जब चेहरे के साथ घुल मिल गया। तब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। यानी कि अब उन्हें चश्मा अच्छा लगने लगा। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रैक का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मेरे सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी। हाँ, दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहल से सहल सुभीते वाली हिमाचलियाँ टोपियाँ। तो कृष्णा सोबती ने ये अपनी बचपन की कहानी यहाँ पे उन्होंने बताई है और ये इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। चलिए आइए इनका थोड़ा सा हम वर्णन कर लिया करते हैं और देखते हैं, समझते हैं।
लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया है कि वो सुबह इतवार की सुबह अपने मोजे खुद धोया करती थी, अपने जूते चमकाया करती थी, उनको पॉलिश किया करते थे। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। इस बात के लेखिका ने क्या उदाहरण दिए हैं। उन्होंने अपने खान पान से लेकर सब वो चीज़ें बताई हैं कि उस टाइम में हमारे पास क्या खाना पीना था और आपके टाइम में अब क्या है। तो वो एक दूरी का उन्होंने संकेत यहाँ पे दिया है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका ने लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उनके चचेरे भाई ने उन्होंने क्या कहकर चिढ़ाते थे, देखिए मैंने अभी आपको अभी पढ़ाया है। ये रहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यानी कि उनके भाई ने, चचेरे भाई ने उनको क्या कहा था कि चश्मा तो लगाया ताकि नज़र उनकी दूर की दिखे सही उन्हें, पर उनको यह मालूम नहीं है कि उनकी सूरत बन गई है लंगूर जैसी। तो उन्होंने ये बोला था। तो यही प्रश्न का उत्तर है। लेखिका अपने बचपन में कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से क्या प्रमुख फलों के नाम हैं। फालसा, खसखस का शरबत। तो लेखिका अपने बचपन में बहुत सी ऐसी चीज़ें खाती थी जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, जहाँ तक कि आपको मैंने अभी बताया है। और आप खट्टे मीठे एकदम लाल लाल कुछ गुलाबी रस भरी कसमल, शिमला के काफल, ठीक है। और चॉकलेट बड़ी खुशबू मन भरी भावना, यानी चॉकलेट को बड़े उससे खाती थी, ठीक है। तो यही इसका प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।